आज जो हमने पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। क्या होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? हमने कल भी बात की थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, या फिर वो किसके लिए काम कर रही होती है? सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। ऐसे इसका मकसद क्या होता है? सोसाइटी की भलाई के लिए जो है ये काम कर रही होती है। जैसे कि इसमें चैरिटीज़ आ जाती हैं, क्लब्स आ जाती हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। ये जैसे इधर देखिए, कहते हैं नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट। तो कहते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स अदर देन ट्रेडिशनल बिजनेस गोल्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है? उसका मकसद बाकी बिजनेसेस की तरह प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ना ही वो उनकी तरह काम कर रही होती है, उनकी बेसिस पे काम कर रही होती है। उसका काम करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो मतलब वो ना तो किस बेसिस पे, ना तो नॉर्मल ट्रेडिशनल जैसे हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, इस तरह ये काम नहीं कर रही होती। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड चैरिटीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब तो वैसे हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए रह गए हैं सारे, लेकिन जैसे चैरिटीज़, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविक ग्रुप्स एंड रिलीजियस बॉडीज़, ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने किसकी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि किसकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, these parts set goals and require resources to achieve them। वो कहता है जैसे कि बाकी बिजनेस का क्या मकसद होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इनका मकसद क्या होता है? इन्होंने अपने कुछ गोल्स रखे होते हैं, कुछ इनका मकसद होता है, और वो मकसद क्या है इनका? सोसाइटी की वेलफेयर, ये उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद, जैसे बिजनेस का एक ही गोल होता है, क्या गोल होता है? प्रॉफिट। इनका गोल प्रॉफिट नहीं होता, इनके गोल्स क्या होते हैं? सोसाइटी की वेलफेयर, कुछ और गोल्स होते हैं जिसको ये अचीव करने की कोशिश करते हैं। However, their goals are not centered on profits। वो कहते हैं उनके गोल्स का फोकस किसके ऊपर नहीं होता? प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स माइट बी फीडिंग द पुअर। गोल क्या हो सकता है? कि उन्होंने गरीबों को खाना खिलाना है, प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट और एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ एन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। कोई अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी है या जो अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनमें इन्होंने अवेयरनेस देनी है, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने इन्वायरमेंट के मुतालिक मतलब लोगों को अवेयरनेस देनी है, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम करना है। ये इनके मकसद हो सकते हैं प्रॉफिट के अलावा हट के। क्लियर होगी बात? ये था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है पर्पस ऑफ बिजनेस। हमने एक ही पर्पस पढ़ा बिजनेस का, क्या होता है? प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, उन्होंने जो बिजनेस में मेहनत की है, सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉफिट उसका रिजल्ट है, उसका रिवॉर्ड है उनका। ऐसे है, अब प्रॉफिट आपको मिल गया, आपके हाथ में पैसा आ गया, आप जैसे मर्जी यूज करो इसको, नहीं ना, आप जैसे मर्जी यूज नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ लीगल बाउंड्रीज हैं, आप लीगल बाउंड्रीज में बैठ के अंदर सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो पैसा आया तो मैं स्मगलिंग शुरू कर दूं, मैं इसे जुआ बेचना शुरू कर देता हूँ, और जुआ बेचना कह रही हूँ, सॉरी, क्या होता है वो, चर्च बेचना शुरू कर दूँ, तो क्या ये लीगल बाउंड्रीज नहीं है? ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट मिला है जो कि आपका रिवॉर्ड है, आप उसको जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लीगल बाउंड्रीज। आप लीगल बाउंड्रीज को नहीं भूल सकते। ठीक है, अब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। आप चाहते हो अगर आपको प्रॉफिट हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी रखनी पड़ेंगी। ऐसे है, अगर आपकी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव नहीं है, आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो आपको हो सकता है प्रॉफिट ना हो। कैसे? अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है आपके कारोबार के अंदर, आपके एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है। ठीक है, जब उनको पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है, तो एक मुझे बात बताओ, क्या आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे?
जब आपके रिसोर्सेज ही एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होंगे, तो क्या बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हमने प्रॉफिट के सिर्फ 2 तरीके ही पढ़े हैं, वो क्या है? या तो रेवेन्यू बढ़ेगा या फिर कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम करना बिजनेस के अपने हाथ में होता है। ऐसे है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब पर्पस ऑफ बिजनेस में उसने क्या कहा है? वो कहता है द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। मेन मकसद क्या होता है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेसेस हैव द राइट टू रिटेन एंड यूज देयर प्रॉफिट एज दे चूज। वो अपना, रिटेन का मतलब होता है संभाल लेना, यूज ना करना, बचा के रख लेना। बिजनेस के पास हक है कि वो अपना प्रॉफिट रिटेन भी कर सकते हैं और उसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लीगल लिमिट्स, लीगल बाउंड्रीज के अंदर, लीगल लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो जैसे मर्जी चाहे अपना प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दे अज्यूम इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट। जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना के सेल की होगी, उनको रिस्क होगा ना उस चीज़ में कि ये प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, तो जो उन्होंने रिस्क लिया, प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड मिला उन्हें, तो अब वो उसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद इन लीगल लिमिट्स। प्रॉफिट बेनिफिट सोसाइटी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रॉफिट से ना सिर्फ उस कंपनी को फायदा होता है बल्कि इकोनॉमी को भी, एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। इकोनॉमी को किस तरह फायदा होता है? इकोनॉमी को इस तरह फायदा होता है कि देखो, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मुझे मेरा बिजनेस था, मुझे प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ से, ठीक है, मुझे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ किसी दुकान पे। मैं जब किसी दुकान पे चीज़ खरीदने गई हूँ, मैंने जब उसको पैसे दिए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, वो पैसा उसकी इनकम बना उस बंदे की? बना ना? मतलब मेरे पास पैसा आया, मेरे से पैसा किसी और के पास गया, तो वो उसकी इनकम बना। अब जब मैंने उस बंदे को इनकम दी, उसकी इनकम बढ़ गई। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, उसने भी जाके कुछ ना कुछ खरीदा होगा। जब उसने कुछ खरीदा तो वो अगले बंदे की इनकम बनी, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर बिजनेस से पैसा री इन्वेस्ट होता रहता है, इसलिए किसी भी इकोनॉमी के लिए बिजनेस जरूरी है। दूसरा, जिस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपने पास वर्कफोर्स बढ़ा सकता है, अपने पास लेबर ज्यादा हायर कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो जब वो लेबर ज्यादा हायर करेगा तो इकोनॉमी के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये बिजनेस के फायदे होते हैं। अब इसने यही बात लिखी है, प्रॉफिट बेनिफिट सोसाइटी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अदरवाइज अगर प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा, आपका बिजनेस पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है, तो एक बात बताओ, क्या वो ज्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखेंगे? जो उनके इस टाइम पे भी फारिग एम्प्लॉय बैठे होंगे ना, वो उसको भी निकाल देंगे कि हमारे पास सैलरीज देने को पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है, उनको अपनी कॉस्ट कम से कम करनी है। तो ज्यादा प्रॉफिट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आती है, विच इन टर्न प्रोवाइड इनकम दैट इज री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। ये बात समझ आ गई कि इससे लोगों को जब पैसा मिलेगा, वो जब जाके कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो अगले बंदे की इनकम बनेगी। जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में होंगे, उतनी ज़्यादा लोगों को सैलरीज मिल रही होंगी। जब लोगों को सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी तो एक का जो एक्सपेंस होता है वो दूसरे की इनकम बन जाता है, ठीक है। आप कोई चीज़ खरीदने गए, मैं एम्प्लॉयमेंट में, मुझे सैलरी मिली है, ये एम्प्लॉयमेंट में, इसको सैलरी मिली है, आप एम्प्लॉयमेंट में, आपको सैलरी मिली है, हम 3 लोगों को सैलरी मिल रही है, ठीक है। सैलरी मिली हमें, या कम तारीख को सैलरी मिलती है, सैलरी मिल रही है, हम ग्रॉसरी करने चले गए। एक ग्रॉसरी शॉप पे मैं चली गई, एक पे ये चला गया और एक पे वो चली गई, ठीक है। हम 3 डिफरेंट ग्रॉसरी शॉप पे चले गए। जब मैंने और इसने या उसने जाके वहां से ग्रॉसरी खरीदी है, तो उसके बाद जब हमने उसे पैसे दिए, मेरा एक्सपेंस था, वो मेरा एक्सपेंस था, लेकिन उसकी तो इनकम बन गई ना। वो फिर वो मजीद आगे चीजें खरीदेगा तो अगले बंदे की इनकम बनेगी। तो इस तरह इकोनॉमी के अंदर पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है प्रॉफिट का। क्लियर हुई ये बात? फिर वो कहता है मोर ओवर प्रॉफिट शुड बी अर्न इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। वो कहता है आपने प्रॉफिट ऐसे नहीं, बस प्रॉफिट होना चाहिए जैसे मर्जी हो, चोरियां करो, डकैतियां मारो, गलत करप्शन करो, प्रॉफिट ऐसे नहीं अर्न करना। आपने एथिकली काम करना है, ठीक है, और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना है, ठीक है। एथिक्स का ख्याल रखते हुए, एथिक्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के, अगर आपको लगता है कि एक चीज़ गलत है तो वो गलत है। लेट सपोज आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपसे एक कार्डबोर्ड खरीदा है, ठीक है।
और वो कहता है कि मैंने इसमें टमाटर लेके जाने हैं, ठीक है, और मैंने काफ़ी लंबा सफ़र करना है। आपको पता है ये कार्डबोर्ड डैमेज है, ये ज़्यादा टमाटर कैरी नहीं कर पाएगा, तो एथिकली ये बनता है कि आप अपने कस्टमर को बताओ कि ये चीज़ डैमेज है, ठीक है। तो ये आपने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है लाजमी कि ये चीज़ डैमेज है। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कि आप चाहते हो मेरी सेल बढ़े, नहीं करे तो आप एथिकली काम नहीं कर रहे। तो एथिकली काम करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये नहीं कि उसको झूठी तारीफें करके आपने चीज़ बेची जानी है। एथिकली काम करना। सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर का मतलब होता है कि आपने ना सिर्फ अपने कस्टमर्स का बल्कि अपनी इर्द गिर्द की सोसाइटी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपकी जब सोसाइटी का आपने किस तरह ख्याल रखना है कि आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप इंडस्ट्रीज आपने लगानी है और आप बिल्कुल कोई पॉपुलेशन वाले एरिया में इंडस्ट्रीज लगा लें। तो आपने किस तरह एथिकली भी काम करना है और दूसरा सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में भी काम करना है। ऐसा ना हो कि आपके बिजनेस की वजह से आपके आसपास वाले सोसाइटी वाले जो हैं वो डिस्टर्ब हो। क्लियर होगी बात? इसके बाद वो कहता है टू अर्न अ प्रॉफिट बिजनेसेस नीड मैनेजमेंट स्किल्स टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज ऑपरेशन। बिजनेस के पास मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए कि उसने अपने ऑपरेशंस को किस तरह रन करना है, किस तरह अपने जो ऑपरेशंस है उनको ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए स्किल्स होना, मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो कहता है मार्केटिंग एक्सपर्टीज टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फंड एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। इसका क्या मतलब है? देखो, आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आपका बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, तो क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट बना दोगे? उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपर्टीज बुलानी पड़ेगी जो कि पहले रिसर्च करेंगे मार्केट में कि इस टाइम पे कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो जो कंज्यूमर को चाहिए आप वही चीज़ बनाओगे या कोई ऐसी चीज़ बना दोगे जिसकी डिमांड ही नहीं है? जिसकी डिमांड है वही चीज़ बनाओगे ना, ठीक है। जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ बनाओगे। पहले आपको इस चीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। उसके बाद आप रिसर्च करोगे कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपने फंडिंग कहाँ से लेनी है, ठीक है। फंडिंग आपने किसी बैंक से लेनी है, आपने इंटरनली करनी है, आपने एक्सटर्नली करनी है। आप किस जराए से फंडिंग करोगे ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर पाओ, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो कि रिसर्च करेगा पूरी मार्केट में। रिसर्च करने के बाद आप इन चीज़ों का फैसला करोगे कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है और अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग कहाँ से करनी है। क्लियर होगी बात? They must also comply with laws, act ethically and adapt to changing circumstances. आपने लॉ के मुताबिक काम करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना है, एथिकली काम करना है। अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है? अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि अगर कल को कोई ट्रेंड चेंज होता है, कोई फैशन चेंज होता है तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, उस चेंज को अडॉप्ट कर सके। ऐसा ना हो कि वो अडॉप्ट, जैसे अगर कपड़ा, आपकी कपड़े की फैक्ट्री है लेट सपोज, तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज होते हैं, फैशन चेंज होते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो कपड़े की ऐसी नेचर बनाई जाती है कि उसको आप किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो अडेप्टिव नेचर का, और जो प्रोडक्ट अडेप्टिव नेचर का होता है वो बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट होता है। जो प्रोडक्ट चेंज ही नहीं हो सकता। आप देखो मोबाइल फोन्स में कितनी एवोल्यूशन आई कि नहीं आई, ठीक है। अब कितने फीचर्स वाले, नोकिया पीछे क्यों रह गया? हालांकि नोकिया की कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी समझी जाती थी पाकिस्तान में, क्यों मोबाइल को सबसे अच्छा क्यों पीछे रह गए? क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया चेंज को। ऐसे है, तो जो प्रोडक्ट चेंज को अडॉप्ट नहीं करेगा, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, जो प्रोडक्ट उस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेगा वो प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा। ये नोकिया तो आप लोग के आंखों देखा हाल है ना सबका, किस तरह वो फेल हुआ है मार्केट में। किसी के पास अब देखो नोकिया हो, नहीं है, किसी के पास नहीं, आपको बहुत कम लोगों के पास मिलेगा नोकिया। क्यों? क्योंकि उसने चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं किया जिस तरह बाकी मोबाइल फोन्स ने, या जिस तरह बाकी कंपनीज ने चेंजेस को अडॉप्ट किया, जिस तरह बाकियों ने यूटिलाइज किया किसको, टेक्नोलॉजी को।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंगेज इन सिमिलर प्रैक्टिसेस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी यही मैनेजमेंट होती है, सारा कुछ होता है, बस सिर्फ एक फ़र्क है कि उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी यही रूल्स लागू होते हैं कि उन्होंने विद इन द लॉ एक्ट करना है, एथिकली एक्ट करना है, सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में उन्होंने एक्ट करना है। ये सारे के सारे रूल्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बाकी बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस ही कहेंगे उसे, बिजनेस ही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, वो है बिजनेस ही। बिल्कुल, स्मगलिंग कहाँ से कानूनी हो गया? बेशक आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, तो आप टोपी पहन के बैठ जाओ, बोलो मैं हाफिज कुरान हूँ, ठीक है, तस्बीह पकड़ी हो दिन भर हाथ में और स्मगलिंग करो, क्या आपके लिए जायज़ हो जाएगी स्मगलिंग? नहीं होगी ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो कहें कि हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और स्मगलिंग भी कर रहे हैं साथ, तो ये कहाँ से लीगल एक्ट है? स्मगलिंग किसी भी उससे लीगल नहीं है। तो उनको लिए उनके पर भी ये सारे रूल्स लागू होते हैं कि उन्होंने विद इन द लॉ लीगली, एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में जो है वो एक्ट करना है। उसके बाद वो कहते हैं टू रिमेन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑपरेट एफिशिएंटली एंड एक्ट इन सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? सच एज कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। देखो कहता है बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल रहना चाहता है, प्रॉफिटेबल रहने का मतलब क्या है कि बिजनेस अगर चाहता है ना कि उसको प्रॉफिट होता रहे, मुसलसल प्रॉफिट होता रहे, तो उसके लिए उसने क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे ताकि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो। ठीक है, आप किसी एक शॉप से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो अगर उस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आप सेटिस्फाई होते हैं कि आप दोबारा भी जाओगे ना उस शॉप पे लेने, ठीक है। और एक चीज़ पहली दफ़ा आपने खरीदी है किसी शॉप से, ना उसकी क्वालिटी अच्छी है ना उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो क्या आप दोबारा जाओगे उस शॉप पे या दोबारा वो चीज़ परचेज करोगे? कभी भी नहीं करोगे। तो प्रॉफिटेबल रहने के लिए बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो क्या प्रोवाइड करे, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को ताकि उसके कस्टमर्स सेटिस्फाई हो सकें। दूसरा, बिजनेस ने कैसे एक्ट करना है, सोशली एथिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर्स टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? हिस्सेदार। स्टेक का क्या मतलब होता है? स्टेक कस्टमर्स भी उसने स्टेक होल्डर, कस्टमर्स को भी उसने स्टेक होल्डर कहा है। स्टेक, स्टॉक और स्टेक में फर्क होता है। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस के अंदर किसी ना किसी किस्म का इंटरेस्ट हो। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं ये देखो। स्टेक होल्डर्स ना वो लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये इसी चैप्टर में हमने स्टेक होल्डर्स पढ़ने हैं। 3 टाइप होते हैं स्टेक होल्डर्स की, वो इसी चैप्टर के आखिर में हमने पढ़ना है। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। ठीक है, अब ये बात ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट किस तरह से? उसने कस्टमर्स को कहा है इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स, उसने एम्प्लॉयज को कहा है स्टेक होल्डर्स, उसने इन्वेस्टर्स को कहा है स्टेक होल्डर्स। कस्टमर किस तरह स्टेक होल्डर होता है? क्योंकि कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदना है। कस्टमर का क्या इंटरेस्ट जुड़ा है आपके बिजनेस के साथ कि आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो और विद इन रीजनेबल प्राइस उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। उसका यही स्टेक है ना आपके साथ। एम्प्लॉय का क्या स्टेक है कि उसको आप टाइम पे सैलरीज प्रोवाइड करो। ठीक है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसे बोनस प्रोवाइड करें, साथ ही साथ अगर वो काम अच्छा कर रहा है उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय का ये स्टेक है। इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ आपकी कंपनी के अंदर, इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर। एक होता है स्टेक होल्डर, एक होता है शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होगा, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है। जैसे अब कस्टमर भी तो स्टेक होल्डर है ना, तो क्या कस्टमर को शेयर होल्डर कहेंगे? क्या उसने कंपनी में शेयर्स लिए हुए? नहीं लिए हुए। उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ? नहीं किया हुआ। एम्प्लॉय भी तो स्टेक होल्डर है, तो क्या उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ? नहीं किया हुआ। तो हर स्टेक होल्डर
शेयर होल्डर नहीं है, जबकि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है कंपनी का। ये बात समझ आ गई? तो इसने एग्जाम्पल अभी वैसे हम ये क्लियरली सारा पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट स्टेक होल्डर क्या होता है? जिसका कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टेक होल्डर कहते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद वो कहता है मैनी बिजनेसेस आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। और बहुत से बिजनेस इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई ऐसा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरह हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का? हाँ बिल्कुल, जिससे किसी भी किस्म की पॉल्यूशन क्रिएट हो सकती है। वो वाटर भी हो सकती है, वो नॉइस भी हो सकती है, वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकती है। आपका प्रोडक्ट इनमें से किसी भी किस्म की पॉल्यूशन अगर क्रिएट करता है तो ये हार्मफुल फॉर द सोसाइटी है। उसके बाद वो कहता है एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू मैनेजमेंट शुड रेगुलरली रिकंसीडर द पर्पस ऑफ द एंटिटी दे मैनेज एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। वो कहता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। किस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए? कि जो उनका मकसद है बिजनेस का, जो पर्पस है, क्या उस पर्पस पे काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और जो वो अचीव करना चाह रहे हैं क्या वो अचीव हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। मतलब कि अगर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या आप वो प्रोडक्ट सही से, वो एम्प्लॉयज़ आपके या लेबर काम करके वो प्रोडक्ट सही से बना भी रही हैं या नहीं बना रही, ठीक है? या फिर जो आपका पर्पस है, आपका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो क्या वो पर्पस सही से अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा? इस चीज़ों को आपने मैनेज करना और इस पर फुल कंट्रोल और मॉनिटरिंग आपने रखनी है। इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस goals, objectives and strategies should be formulated with the aim of fulfilling the entity's purpose। वो कहता है गोल्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। ये सब चीज़ें सेट की जाती हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं। किस वजह से सेट किए जाते हैं? जो आपका एम है, जो आपका मकसद है, ताकि आप उस मकसद को अचीव कर सकें। इसके लिए गोल्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये सारे काम होते हैं। अब बिजनेस एंटिटी शुड मेंटेन अ हायरार्की ऑफ एम्स एंड प्लान। एक पूरा लिस्ट होती है, हायरार्की होती है, एक लिस्ट पूरी लंबी लाइन होती है पूरी, जिसमें एम्स बनाए जाते हैं, गोल्स बनाए जाते हैं। आप टारगेट सेट करते हो कि हमने ये टारगेट रखा है, ये अचीव करना है, तो वो सब चीज़ होती हैं। ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में वो आपसे इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकता है। अब ये होता क्या है? सबसे पहले उसने कहा है वीएन। देखो, बिजनेस आपने करना था तो क्या ऐसे ही बिजनेस करोगे? पैसा आ गया आपके हाथ में, ठीक है, अब आपको टिकने दे नहीं रहा पैसा, ठीक है, जो पैसा हाथ में आ जाता है वैसे नहीं टिकने देना। आपने रात को इस्तिखारा कर लिया, चलो जी सुबह बिजनेस करते हैं, ऐसे हो जाएगा बिजनेस? नहीं होता ना बिजनेस। या बोले मैं रात को सोया हूँ, मुझे ख्वाब आया है, ख्वाब में मुझे इशारा मिला है कि तुम बिजनेस कर सकते हो, और मैंने सुबह उठ के बिजनेस करना शुरू कर दिया। क्या ऐसे होता है? नहीं। बिजनेस के लिए प्रॉपर एक फ्यूचर आउटलुक होती है। आप प्रॉपर एक सेट करते हो, अपना फ्यूचर विजन सेट करते हो कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों करना है, मैंने क्या ऐसा काम करना है इस बिजनेस को, मेरा मकसद क्या है इस बिजनेस को शुरू करने का, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। एक प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग होगी आपके बिजनेस की, ऐसा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप कभी किसी हॉस्पिटल में आपका जाना हो या किसी भी कंपनी में आपका जाना हो, आप एंटर होगे ना, सामने ना उनकी इतनी बड़ी विजन स्टेटमेंट लिखी होगी किसी भी कंपनी की। या किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, जैसे ये साथ में ना यहाँ हॉस्पिटल है सरवत अनवर, कभी यहाँ किसी का जाना होना तो यहाँ पे देखना उनकी इतनी बड़ी विजन स्टेटमेंट लिखी होती है। विजन स्टेटमेंट क्या होती है? विजन स्टेटमेंट हमें बताती है कि मेरा क्या मकसद है इस बिजनेस को बनाने का, मैं फ्यूचर में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये होता है फ्यूचर आउटलुक। विजन क्या होता है? फ्यूचर आउटलुक के फ्यूचर में आप क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड करने चाह रहे हो जिससे लोग आपके बिजनेस से अट्रैक्ट हो, दैट इज विजन। क्लियर हुई बात? विजन क्या होता है? नहीं समझ आई? क्या होता है विजन? आप फ्यूचर में क्या ऐसा प्रोवाइड करो कि आपके कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट हो। जैसे इंटरनेट जब बना था ना, पहले इंटरनेट नहीं था ना, या था इंटरनेट, या मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो इन्होंने जब इंटरनेट बनाया, ये स्काइप वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे, सबसे पहले स्काइप और फेसबुक, व्हाट्सएप तो सब बाद में आया था ना,
तो क्योंकि जब आप लोग छोटे हो गए, आप लोग के छोटे होते हुए भी व्हाट्सएप नहीं थे या थे? नहीं थे, मेरा ख्याल नहीं होंगे। तुम व्हाट्सएप के जमाने में पैदा हुए होंगे फिर क्या? क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है तब व्हाट्सएप वगैरह ये कुछ नहीं थे। जब मैं 3-4 क्लास में थी तब स्काइप होता था। स्काइप पे अगर किसी ने बात करनी है वीडियो कॉल के थ्रू तो उस पर भी कैमरा सेट करके स्काइप के थ्रू बात करते होते थे। व्हाट्सएप बहुत बाद में जाके आया था, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी पहले वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं होता था, सिर्फ कॉल का, वो सब चीज़ें बाद में ऐड हुई थी, बहुत बाद में। तो ये क्या हुआ, हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, वीएन की। तो उसने ये कहा, जब उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, उन्होंने अपनी वीएन स्टेटमेंट दी कि हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं ना, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिससे लोग दुनिया में कहीं पे भी बैठे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब उसने ये वीएन स्टेटमेंट अपनी दी तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि देखो सबके लिए ना ये एक नई चीज़ थी कि आप दुनिया में बैठे किसी को भी लाइव अपने सामने देख लोगे। कोई भी आप लाइव अपने सामने जब बंदा देख रहे हो तो लोग इससे अट्रैक्ट हुए जब उसने अपनी वीएन स्टेटमेंट दी। क्लियर होगी बात? उसके बाद आती है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट में ये होता है कि आप अपना ओवरऑल पर्पस एक्सप्लेन करते हो कि आपका ओवरऑल पर्पस क्या है इस बिजनेस का। और वो ओवरऑल पर्पस से हम बात करेंगे। ओवरऑल पर्पस ये होता है कि जैसे अब उसने कहा कि अब हम पूरी दुनिया में बैठे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ये उसने अपनी वीएन स्टेटमेंट दी, ठीक है। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट ये होती है कि आपने अपना ओवरऑल पर्पस बताना है कि मेरा मकसद क्या है। जैसे मैं आपको एक कहूँ कि आपने ना सीए करने आ गए हो, ठीक है, आपने अपना मिशन सेट किया है कि मैंने पीआरसी करनी है नवंबर तक। क्या मिशन सेट किया आपने? ये आप कोई फ्यूचर आउटलुक आपकी होगी सीए में आने से पहले कि सीए करके पैसा ही पैसा जिंदगी में, यही फ्यूचर आउटलुक होगी सबकी। ऐसे ही बस यही फ्यूचर आउटलुक लेके आप लोग सीए में आ गए। ये नहीं सोचा सीए में आके पढ़ना कैसे है। किसी ने सोचा हो कि हम ऐसे पढ़ेंगे, हम वैसे पढ़ेंगे, ये किसी ने नहीं। मुझे पता है ना, मैं भी ऐसे ही आई थी सीए में, कभी नहीं सोचा था ऐसे पढ़ना, बस यही सोचा था सीए के बाद पैसा ही पैसा जिंदगी में। बस अब किताबें ही रह गई हैं, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा। सच में ऐसे ही है। मुझे 3 साल हो गए हैं सीए शुरू किए हुए, ठीक है, और 3 सालों में मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं पेपर ही दे ही जा रही हूँ। हर थोड़ी देर बाद पेपर आ जाते हैं, हर थोड़ी देर बाद पेपर आ जाते हैं, और कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा कुछ। तो तुम लोग को भी ऐसे लगेगा। अभी नवंबर है, नवंबर के बाद फिर तुम लोग की अगस्त की अटेम्प्ट आ जाएगी, अटेम्प्ट के अगस्त के बाद पता ही नहीं चलता फेब आ जाता है, उसके बाद फिर पता नहीं चलता दोबारा अगस्त आ जाता है, उसके बाद फिर पता नहीं चलता अगले पेपर्स आ जाते हैं। पेपर्स ही आई जा रहे हैं ज़िंदगी में। बस सीए वालों की ज़िंदगी में पेपर्स के अलावा कुछ नहीं रह गया। मैं जब सीए में आई थी पहले मेरी अटेम्प्ट जनवरी में थी, फिर पता नहीं चला मार्च भी आ गया, अगली अटेम्प्ट मार्च में थी, फिर सितंबर भी आ गया, फिर अभी ये ना ऐसे होता है। अब जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अभी जून में पेपर दिए हैं, जून के पेपर्स के तक अभी मुझे टेंशन है, मेरा रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद फिर टेंशन, सितंबर में दोबारा अटेम्प्ट है, सितंबर में दोबारा अटेम्प्ट है, फिर रिजल्ट की टेंशन, 1.5 महीना रिजल्ट की टेंशन से निकलेंगे, 1.5 महीने बाद अगली अटेम्प्ट आ जानी है। टेंशन ही टेंशन ज़िंदगी में, बस पेपर और टेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं है सीए के अंदर, ठीक है। इसलिए जिसको नहीं पढ़ना, जिसको अयाशी करनी है, वो अभी छोड़ दिया। टाइम वेस्ट करने से बेहतर अभी निकल जाओ सीए से, ठीक है। तो मिशन आपका क्या था? सीए करना, ठीक है। कैसे करना है? इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, इसके लिए आप गोल्स बनाओगे। आपने अपना मिशन क्या सेट किया कि मैंने सीए करना है। अब जब सीए करना कैसे है, ये भी तो बड़ा रोला है ना, सीए करना कैसे है, इसके लिए आप बनाओगे गोल्स। क्या गोल बनाया आपने? आपने गोल बनाया कि मैंने नवंबर तक पीआरसी क्वालिफाई कर लेनी है, अगस्त में 3 पेपर क्वालिफाई कर लेने हैं कैफ के, फेब में अगले 3 पेपर क्वालिफाई कर लेने हैं, और उसके बाद अगस्त में अगले 2 पेपर क्वालिफाई करके कैफ क्वालिफाई होगा। उसके बाद मेरी पीडब्ल्यूसी में इंडक्शन हो जाएगी। उसके बाद 1 साल के बाद सी फैब की पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर, अगली अटैम्प्ट में फिर 4 पेपर, और मेरा सीए क्वालिफाई खत्म। अल्लाह हाफिज। बस यही बैठ के कहना आसान होता है। ये नीचे एडमिशन ऑफिस में बंदा चला जाए ना, वहाँ से वो आपको सीए भी करवा देते हैं, गोल्ड मेडल भी लेकर आते हो आप, मेरिट सर्टिफिकेट भी लेकर आते हो, सारा कुछ लेकर आते हो वहाँ से। फिर जब यहाँ आती है लग समझ जाती है एक दफ़ा। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना आप लोगों ने, अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा होगा कि सीए कुछ है।
ऐसे ही है ना, अभी तो सब ने जिन्होंने कहा था कि सीए मुश्किल है, सीए मुश्किल है, अभी उन सबको कहोगे कि ऐਵੇਂ ही तुम लोग बोलते हो ये सीए मुश्किल है, ये तो बच्चे भी पढ़ लें जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही है ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही लगता है शुरू में, बाद में फिर लग सूझ जाती है एक दफ़ा बंदे को, दिमाग ठिकाने आ जाता है। अच्छा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, खैर डरा नहीं दी मैं तुम लोगों को। फिर क्या सेट किया आपने, गोल आपने बना लिया कि मैंने पेपर्स पास करने हैं, ऐसे ऐसे गोल बन गया आपका। गोल क्या होता है, आपने एक जर्नल एम अपना बना लिया सारा कुछ। अब इस गोल को भी तो अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या बनाने हैं, आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि अगर मैंने नवंबर में 3 पेपर पास करने हैं पीआरसी के, तो मैंने डेली का काम डेली करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने टेस्ट लाजमी देने हैं साथ साथ, कि मेरे ऊपर पेपर से 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ताकि मैं स्मूथली अपनी रिवीजन कर सकूँ। स्मूथली रिवीजन तब होती है जब आपने एक दफ़ा पहले हर चीज़ पढ़ी हो, अच्छे से उसको याद किया हो, तैयार किया हो। ऐसे ही है, स्मूथली रिवीजन तभी होती है, वरना आखिरी महीने में जो प्रेशर होता है वो फिर चीतड़े खुल जाते हैं दिमाग के उससे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है बंदा शुरू से ही साथ साथ पढ़ता रहे, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए कि मैं साथ साथ पढ़ूंगा सारा कुछ, ये आपने स्पेसिफिक एम्स बना लिए अपने, ठीक है। आपने सारी प्लानिंग कर ली। अब आ जाता है इसके बाद आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनाते हो अपने। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट ये होता है कि आपने सेट कर लिया गोल कि मैंने पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने के लिए आपने लॉन्ग टर्म गोल स्टार्ट किए, ठीक है, कि मैंने अगस्त में 3 पेपर पास करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना इतना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं कि अगर मेरा 1 पेपर फेल हो गया तो क्या करूँगा, 2 पेपर फेल हो गए तो क्या करूँगा, तीनों ही फेल हो गए तो अगली अटैम्प्ट कैसे देनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने 3 पेपर दिए हैं, तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ है कि अगर मेरा 1 पेपर रह गया तो मैंने अगली अटैम्प्ट कैसे देनी है, 2 रह गए तो मैंने अगली अटैम्प्ट कैसे देनी है, और 3 रह गए तो अगली अटैम्प्ट कैसे देनी है। वैसे 3 तक मैं गई नहीं है अभी तक, लेकिन आज सोचूंगी, वैसे रिजल्ट करीब आ गया ना, तो आज मैं बैठ के सोचूंगी अगर मेरे तीनों ही रह गए तो क्या करूंगी आगे। फिर तो टारगेट सेट है ना, फिर तो वैसे ही टारगेट सेट है कि अगले पेपर्स देने हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप लॉन्ग टर्म डिसीजन, अपना लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड कर लेते हो कि अगर हो जाए कुछ, मतलब अल्लाह ना करे, हाय हाय नहीं मैं फेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। उसके बाद होते हैं आपके टेक्टिकल प्लान्स। टेक्टिकल प्लान्स क्या होते हैं, जो आपने अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हो। आपने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवाया, आपने जो प्लान रखा था कि मैं अगस्त में 3 पेपर पास कर लूंगा, ये आपका प्लान था, लेकिन आप तो उड़ गए। क्या हुआ, 3 ही उड़ गए पेपर, ठीक है। अब जब 3 पेपर उड़ गए, आपने जो इम्प्लीमेंट करवाया उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है जो आपने, फिर आप क्या करोगे, दोबारा से प्लान बनाओगे किस चीज का, अपने इम्प्लीमेंटेशन को, जो आपने इम्प्लीमेंट करवाया, अपने टेक्निकल प्लान्स को, और ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं जो एक्चुअल में रिजल्ट आया। एक था जो आपने प्लान बनाया, उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाया, उसका रिजल्ट आया। ऑपरेशनल क्या होता है, जो कि एक्चुअल में रिजल्ट आया। आप फिर इन अपने इम्प्लीमेंटेड प्लान को और ऑपरेशनल्स को आपस में क्या करोगे, कंपेयर करके दोबारा से प्लान बनाओगे कि मैं कहाँ लैग कर गया, मेरी कहाँ वीकनेसेस थी कि मेरे पेपर फेल हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट उनको ओवरकम करूं ताकि मेरे पेपर फेल ना हो अगली दफा। क्लियर होगी बात, ये होता है आखिरी 3 दोबारा। लॉन्ग टर्म प्लान्स आप बनाते हो। लॉन्ग टर्म प्लान्स ये होते हैं कि आप सिर्फ एक अटेम्प्ट का प्लान नहीं बनाओगे, आप बाकी अटेम्प्ट्स को भी साथ लेके चलोगे, ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान। जैसे आपने पहली अटेम्प्ट का प्लान बनाया कि मैं 3 पेपर्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपने कहा कि मैंने 3 पेपर्स देने हैं, उससे अगली अटेम्प्ट में मैंने 3 पेपर्स देने हैं, लेकिन आपने साथ ये भी प्लान बनाया कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा इस अटेम्प्ट में कोई पेपर रह जाता है तो मैंने उसे अगली अटेम्प्ट में साथ कैसे मैनेज करना है, ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान। मतलब जो बिजनेस लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, बिजनेस बनाता है 2 से 3 साल का प्लान या 3 से 5 साल का प्लान, ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान। क्लियर हुई बात, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स, या लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप सेट करते हो अपने। फिर एक होता है टेक्टिकल प्लान। टेक्टिकल प्लान होता है जो आपने मिशन अपना सेट किया था, उसके लिए आपने गोल्स बनाए, उसके लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो सिर्फ बनाए थे, उसको आपने क्या करवाया, इम्प्लीमेंट करवाया। क्या करवाया, इम्प्लीमेंट, उस पर आपने अमल करने की कोशिश की, ठीक है। जब आपने उसको अमल करने की कोशिश की तो जो आपने सोचा हुआ था रिजल्ट वैसा
नहीं आया, जो रिजल्ट एक्चुअल में आया, वो उसको कहते हैं हम ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं, जो कि एक्चुअल में रिजल्ट आया। एक रिजल्ट आपने सोचा हुआ था, एक रिजल्ट आपके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाने के बाद आया, उसको हम कहते हैं एक्चुअल। ठीक है, आपने सोचा हुआ था कि हम एम्प्लॉयज आपने हायर किए कि हम सेल करेंगे हर महीने में 10,000 यूनिट्स की। आपने इस 10,000 यूनिट्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज बढ़ा दी, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा दी, ठीक है, आपने अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी, ये सारे आपने क्या किए, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए इसके लिए। ठीक है, जब आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाई, सेल्स आपकी तब भी 10,000 ना हुई, सेल्स आपकी फिर भी कितनी हुई, 5,000 हुई। आपने कितने का बजट लगाया था, कितने का टेक्निकल प्लान बनाया था, 10,000 का। ऑपरेशनल कितना आया, 5,000 का। आप करोगे इन दोनों को कंपेयर, ऑपरेशनल एक्चुअल था ना, एक्चुअल कितना आया था, 5,000, और आपने इम्प्लीमेंटेशन किसके लिए करवाई थी, 10,000 के लिए। तो अभी भी आप लैग कर रहे हो, तो अब आप देखोगे कि मैं अपने वापस किस पे जाओगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स पे, अपने गोल्स पे जाओगे वापस कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, या आप मिशन पे वापस जाओगे, कहीं मैंने अपना मिशन अपनी औकात से ज्यादा का तो नहीं रख लिया। मिशन भी जो है वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। आप कोई ऐसा मिशन ना रख लो, आप मिशन रख लो कि मैंने हवाई जहाज नहीं बनाना, मैंने लोगों को हवाई जहाज बनाना है। ठीक है, तो आपने मिशन ऐसे रखने हैं जो कि अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। ठीक है, क्या हुआ, तो आपने ऐसा कोई मिशन नहीं रख लेना। आपने मिशन रख लिया कि मैंने 10,000 यूनिट सेल करना है, पता लगे आपका बिजनेस ही आज स्टार्ट हुआ है और आप कहो कि मैंने 2 दिन में 10,000 यूनिट सेल कर लेने हैं, तो ये चीज रियलिस्टिक नहीं है। तो आपका बिजनेस क्या होना, आपका मिशन क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक। आपके अगर मिशन में गड़बड़ है, आपका मिशन ही ठीक नहीं है, तो ना तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ठीक होंगे, ना आपके गोल्स ठीक बनेंगे, ना आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स ठीक बन सकते हैं इस मिशन की वजह से, ना ही आपकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, ना ही आपके ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो सबसे जरूरी क्या, आपका मिशन रियलिस्टिक और अचीवेबल होना जरूरी है। क्लियर होगी बात, इन सारी बातों में किसी को कोई कंफ्यूजन समझ आ गया। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, फिर उसके बाद गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्स और टेक्टिकल प्लान्स या एम्स, और फिर ऑपरेशनल प्लान्स या फिर एम्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है, गोल आपका एक मकसद, आप अपना मिशन को अचीव करने के लिए एक मकसद बनाते हो, ठीक है, वो गोल होता है। फिर उस गोल के अंदर फर्दर आप उस गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। मतलब गोल आपका ओवरऑल एक एम होता है, जनरल पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है एक स्पेसिफिक चीज को अचीव करने के लिए आप एक काम करे, वो स्पेसिफिक होता है। क्लियर होगी बात सबको, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन। ऑपरेशनल, टेक्निकल और ऑपरेशनल। देखो, आपने जो बजट बनाया, आपने जो टारगेट बनाया, आपने उसको ऑपरेशनल के टेक्निकल के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, टेक्निकल प्लान्स क्या होते हैं कि जो आपने बजट्स बनाए हैं, जो आपने टारगेट्स बनाए हैं, उसको क्या करवाना है, आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा ना, वो ऑपरेशनल होगा। ठीक है, आपने बजटिंग की थी किसके लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए। किसके लिए बजटिंग की हुई थी, 10,000 यूनिट्स के लिए। लेकिन जो रिजल्ट आया ना, ऑपरेशनल जो आया, वो कितना आया, 5,000 का। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर आपने प्लान दोबारा से बनाना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कि मेरे टारगेट मेरा 10,000 का था, अचीव कितना हुआ है, सिर्फ 5,000, अभी भी आधा रह गया, 50% से मेरा टारगेट रह गया। तो आप क्या करोगे, दोबारा से देखोगे कि मेरे मिशन में गड़बड़ है या मेरे ऑब्जेक्टिव में, गोल्स में कोई मसला है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आप दोबारा से प्लानिंग करेंगे। क्लियर होगी बात, डन। फिर वो कहते हैं, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस इज एस्टैब्लिशिंग इट्स पर्पस एंड प्रोवाइडिंग क्लियर कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स। सबसे जरूरी क्या है कि आपने कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करना है और किस तरह आपने तमाम मामलात को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो डिस्कस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड सुना है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो बनाते ही अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बनाई जाती हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए बनाई जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बेहतरीन तरीका है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करने का। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के अंदर, क्योंकि शेयर होल्डर कभी भी कंपनी के अंदर आके काम नहीं करता, शेयर होल्डर कभी कंपनी में नहीं आएगा, कभी कंपनी में आके काम नहीं करेगा। शेयर होल्डर के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
किस तरह जवाबदेह होते हैं स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो, और जो कंपनी के जितने भी मामला आते हैं शेयर होल्डर्स को किस तरह पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। क्लियर हो गई बात? दिस कैन बी अचीव थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट एंड वीएन स्टेटमेंट। और ये सब चीज़ें जो पर्पस है या जो कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें कैसे कम्युनिकेट या सबसे कैसे अचीव होंगी, मिशन स्टेटमेंट से या फिर वीएन स्टेटमेंट से। जब कोई आपकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ेगा, आपकी वीएन स्टेटमेंट पढ़ेगा, उनको पता लगेगा कि इस बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है, ये बिजनेस ये काम करने जा रहा है। तो जितनी अच्छी मिशन स्टेटमेंट या वीएन स्टेटमेंट होगी, लोग उतने ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये बात याद रख लेनी है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई बात समझ ना आई हो किसी को? सबको आ गई? पक्की बात है? चलो।